अब ये चीज थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यूं बन गया। अब इसको देखते हैं कि कैसे डील करें। ये लाइन है और यहां आपने उसे एक्स्ट्रा प्लॉट किया है, क्योंकि इधर तो एक्सपेरिमेंट प्लॉट ही नहीं हुआ। अच्छा जी, अब देखें, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट की है। अब आप मुझे बताएं कि इस ग्राफ की ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करती है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इस ग्राफ की ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करती है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, तो यहां पर एक बात है यार, प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट ऑफ द यूनिवर्स। प्लैंक्स कांस्टेंट तो क्या है? कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्स। और मैं आपको आज एक और बात बताऊं, प्लैंक्स कांस्टेंट इस यूनिवर्स के 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स में से एक कांस्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल कांस्टेंट। इसका मतलब बाकी कांस्टेंट्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्स का फंडामेंटल कांस्टेंट है। पता चला कि ये एक्सपेरिमेंट अगर डिफरेंट मेटल्स के लिए परफॉर्म किया जाएगा, लिथियम के लिए, पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए, कॉपर के लिए, टंगस्टन के लिए, जिंक के लिए, तो आपको ये लाइनें सारी क्या मिलेंगी? डिफरेंट मेटल्स की पैरेलल मिलेंगी। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मुख्तलिफ मेटल्स के लिए प्लॉट किया, जिनके डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसियां और वर्क फंक्शन डिफरेंट है, you'll get parallel lines. You know why? Because the gradient of the graph is an international constant, is one of the 3 fundamental constants of the universe. It's a very basic constant. बाकी अभी बात की बातें भी आगे, ठीक है, आगे मेरी बात सुनाई जाए, यहां तक ठीक है जी? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? अच्छा, अब यहां तक पैरेलल लाइंस की बात हो गई। इसको अगर आप देखें तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, जो बमुश्किल इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लेकर आती है। और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा? जीरो। और अमूमन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन दोबारा मेटल में गिर जाता है। काइनेटिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन अमूमन दोबारा मेटल में गिर जाता है, क्योंकि वो बाहर आता है, उसके पास एनर्जी कोई नहीं, दोबारा वापस गिर जाता है, दोबारा उसे मेटल अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब आप मुझे बताएं ये वाला पॉइंट क्या है? क्या कहते हैं? तो ये देखें जी, वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन। तो मेटल्स के वर्क फंक्शन एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करने हो, मेटल्स के वर्क फंक्शन एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करने हो, मेटल्स के वर्क फंक्शन एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करने हो, तो इस तरह से करेंगे। मेटल्स के वर्क फंक्शन एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करने हो तो ये यूं, एक्सपेरिमेंटली सॉरी मेजर करने हो, प्लॉट नहीं सॉरी, मेटल्स के वर्क फंक्शन एक्सपेरिमेंटली मेजर करने हो तो इस तरह करते हैं। ग्राफ जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट प्लॉट होता है वो इस रीजन में कहीं होगा, और उसको उस लाइन को खींच के लंबा करें जो वाई इस पे इंटरसेक्ट करे, तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स और उसका आ जाता है। अब बेटा मुझे एक छोटी सी इजाजत दें कि मैं इसको आगे लेके चलूं। जिन लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला लेक्चर नहीं भी सुना हुआ, कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ ये जहन में रख लें, ये देखिए सिर्फ अभी इतना सुन लें कि के ई मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन है ना, इसको रिप्लेस कर दें स्टॉपिंग पोटेंशियल टाइम चार्ज, फिर क्या होगा? और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं विद फ्रीक्वेंसी, तो क्या बनेगा जी? स्ट्रेट लाइन।
ठीक है यहां तक कि नहीं? ये अब देखें कहां तक बात पहुंची है। ग्रेडियंट अब क्या होगी, सॉरी जी, ग्रेडियंट क्या होगी जी? तो मैं इसको एक दफा फिर वो ऑफ करके ऑन करता हूं। इसमें आप देखें कि जो ग्रेडियंट है वो क्या होगी, वो प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगी। और इसमें जो वाई इंटरसेप्ट है वो वर्क फंक्शन नहीं बल्कि वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगी। और आप यूं कह सकते हैं, अगर आपने ज्यादा उसको एक रंग देना, चले मैं उसको फिर ज्यादा वो कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, मैं भी वो बात नहीं करता जी। और ये जनाब, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, या वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यूं भी ये ग्राफ बन सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा, इस ग्राफ को आपने, ये देखिए जो ग्राफ आपके सामने बनाया गया है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल जब लेक्चर 1 शुरू हुआ था तो मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया था, याद है आपको? मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया था एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और आपने उस ग्राफ को इस ग्राफ के साथ कंफ्यूज नहीं करना। वो था, उसके वाई एक्सिस पर था एनर्जी ऑफ द फोटोन और ये उसकी फ्रीक्वेंसी थी। वो टॉप राइट कॉर्नर पे देखें आप, ठीक है कि नहीं है? तो उसमें एनर्जी और फोटोन की एनर्जी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी थी। मगर ये वाला ग्राफ जो है, ये क्या है? इसके वाई एक्सिस पे क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो लकी इलेक्ट्रॉन्स जो वर्क फंक्शन यूज करके बाहर आ गए थे। और इसमें फ्रीक्वेंसी है और इसकी ग्रेडियंट आपने नोट कर ली। अब आए जनाब, इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूं, ये एक ग्लास बल्ब है, स्फेरिकल बल्ब है, अंदर से इसके अंदर वैक्यूम है और इसके अंदर ये कर्व्ड मेटल प्लेट लगी हुई। क्या लगी हुई है? कर्व्ड मेटल प्लेट। और यहां से एक वायर जा रही है, बल्ब से बाहर आती है वायर, ब्लू में वायर दिखाई है, ये माइक्रो एमीटर या नैनो एमीटर दिखाया हुआ है। और ये है जी टर्मिनल पी, ठीक है कि नहीं? और ये इसके साथ यहां पर आप देखें बैटरियां, यहां पर आप चाहें तो टर्मिनल पी को पॉजिटिव भी कर सकते हैं S1, और आप चाहें तो टर्मिनल पी को 0 वोल्टेज भी दे सकते हैं, S2 को क्लोज कर दें। और चाहें तो टर्मिनल पी को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, स्विच S3 क्लोज कर दें। और उसके बाद ये यहां पर यूं आप आ जाए। इसका मतलब है रेड में कर्व्ड मेटल प्लेट है, स्फेरिकल वो कर्व है, जिस तरह मोटरसाइकिल के रेयर व्यू मिरर होते हैं।
उस तरह से है। और इसमें स्विच S1 अगर क्लोज कर दें तो टर्मिनल P पॉजिटिव हो जाएगा, स्विच S2 क्लोज करेंगे तो टर्मिनल P की वोल्टेज 0 होगी, और स्विच S3 क्लोज करेंगे तो टर्मिनल P की वोल्टेज नेगेटिव होगी। अब आप ये चीज देखें कि जो वोल्ट मीटर है वो यहां पर आप उसको जोड़ दें, यहां से वोल्ट मीटर जोड़ दें, यहां पर ये वोल्ट मीटर जोड़ दें, तो वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, वो वोल्टेज मेजर कर रहा है टर्मिनल P और कर्व्ड मेटल प्लेट के दरमियान की। और यहां पर आप वो रखें लाइट सोर्स, वो लाइट सोर्स आप यहां रखें, वो जो लेजर लाइट है या जो भी लाइट है वो आप यहां रखते हैं। यहां से लाइट निकलती है ग्लास बल्ब की दीवार से गुजरती हुई, जाकर वो फोटॉन्स जो है इसे हिट करते हैं, फोटॉन्स से हिट करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और वो टर्मिनल P की तरफ आते हैं। और ये जो ब्लू लाइन है ये ब्लू वायर है और लेजर लाइट है ये। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखो कि जब ये लेजर लाइट उन पे गिरती है, उस पे कर्व्ड मेटल प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और वो टर्मिनल P की तरफ आते हैं। ठीक है यार, मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो क्या कहते हैं जिसके साथ आप वो करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करते हैं। अब देखते जाएं, मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू को वाइंडिंग अप फेजेस में लेके जाऊंगा। अब देखें, जब स्विच S1 क्लोज है, जब स्विच S1 क्लोज है, S1 क्लोज, जब S1 क्लोज है तो फिर पूछें क्या होता है, व्हाट हैपेंस? टर्मिनल P पॉजिटिव हो जाता है। टर्मिनल P के पॉजिटिव होने का फायदा क्या होता है? टर्मिनल P के पॉजिटिव होने का फायदा क्या होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, अगर वो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ भी हैं, उन्होंने वापस गिर जाना था, वो सारे भी कलेक्ट हो जाते हैं, वो सारे भी यहां क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन टर्मिनल P को आप जितना मर्जी मजीद पॉजिटिव कर लें, वो करंट फिर नहीं बढ़ता। वो करंट टर्मिनल P को 1 वोल्ट पे रखें, 2 वोल्ट पे रखें, 3 वोल्ट पे रखें, एक जैसा। और अगर आप टर्मिनल P को बिल्कुल न्यूट्रल कर दें, S2 क्लोज करें, S1 खोल दें, करंट थोड़ा सा डिक्रीज करता है। थोड़ा सा इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलकर दोबारा मेटल में गिर जाते हैं। तो टर्मिनल P अगर पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है, तो फोटो करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। फोटो करंट हमें यहां से मिल रहा है, ठीक है कि नहीं? अब फोटो करंट है क्या? कर्व्ड मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो ऑल द वे यहां से मूव करते हैं। अगर तो आपने स्विच S2 को क्लोज किया हुआ है तो वो 0 वोल्ट पे फ्लो करते हुए यहां से यूं मूव करते हुए वापस अपने कर्व्ड मेटल प्लेट की तरफ आते हैं, और वो ये वाला पॉइंट है। अगर S2 क्लोज है तो ये वाला पॉइंट है जिसको मैं थिक कर रहा हूं। आप IV ग्राफ पे देखें, जो पॉइंट थिक हो रहा है, जो बड़ा हो गया, या यूं कह लें कि जो पॉइंट एकदम अभी ब्लू होगा, बल्कि पूरी लाइन ही ब्लू हो गई है, पॉइंट जो ब्लू हुआ था, जिसको मकसूद था ब्लू करना, वो कह रहा हूं कि वो पॉइंट S2 की क्लोजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। S2 को ओपन कर दें, S1 को क्लोज कर दें, S1 क्लोज होगा तो टर्मिनल P पॉजिटिव हो जाएगा, मेटल से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन टर्मिनल P की तरफ आएंगे, जरा एफिशिएंट कलेक्शन हो जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन जो पहले मेटल से निकल के वापस मेटल में गिर जाते थे वो भी आएंगे, तो नतीजतन करंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ये आपको नजर आ रहा है यहां पर। मगर P को मजीद पॉजिटिव करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लाइट है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। मैं इसी ग्राफ को आपको ये देखें, ये रेड में जो ग्राफ मैंने किया ये वो है जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं टर्मिनल P के पॉजिटिवनेस से, और S1 क्लोज है। वो मैं बताता हूं बल्कि वजह है, वो मैं बताता हूं किस वजह से। अब आप ये चीज देखें, गौर से सब लोगों ने देखना है बेटा। अगर मैं हायर फ्रीक्वेंसी की लेजर इस्तेमाल करूं, फर्ज करें ये लेजर पहले 200 नैनोमीटर की थी, मैंने इसे हटा दिया, इस लेजर को मैंने हटा दिया, और इसकी जगह मैं एक और लेजर लेकर आया। इस लेजर की वेवलेंथ छोटी थी, इसकी छोटी लेजर थी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। जो फोटॉन्स एमिट हो रहे थे वो छोटी वेवलेंथ के थे, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी।
उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कौन से होंगे? वो तेज होंगे बेटा। उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो क्या होंगे? वो तेज होंगे। और उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। लेकिन उन फोटोनों की तादाद बढ़ेगी जी? क्या उन फोटोनों की तादाद बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। पता चला कि ये वाला ग्राफ नहीं चेंज होगा। फोटो करंट डज नॉट चेंज बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फोटो करंट does not change if number of photons falling on metal surface photo current does not change if number of photons falling on metal surface remain constant and only their frequency is increasing. जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोटो अच्छा, अगर मैंने फोटो करंट बढ़ाना है तो मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? मुझे चाहिए कि पहले एक ही लेजर, मैं पहले जो लेजर लगा रहा था यहां मैंने एक लेजर पहले लगाई थी जिससे पहले भी करंट निकल रहा था, बन रहा था, वैसी 2 लेजर्स लगा दूं। 2 लेजर्स लगाने से क्या होगा जी? ज्यादा लेजर्स यूज करूंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल होंगे, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डबल होंगे, फोटो करंट बढ़ जाएगा। फोटो करंट को मैं हाई फ्रीक्वेंसी से नहीं बढ़ा सकता, ज्यादा लेजर्स यूज करके भी यूजिंग मोर लेजर्स, यूजिंग मोर लेजर्स मैं कर नहीं सकता। यूजिंग मोर लेजर्स करूंगा तो जनाब फोटो करंट बढ़ेगा। यूजिंग मोर लेजर्स करूंगा तो फोटो करंट बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं? पता चला फोटो करंट बढ़ाने का मेरे पास एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि जनाब मैं क्या करूं कि मैं फोटॉन्स ज्यादा करूं, फोटॉन्स की तादाद ज्यादा करूं। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कैम्ब्रिज ने बड़ी दफा पूछा है, और मैं उसी पर अपना लेक्चर अब खत्म करूंगा। मैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें और थी आपसे करने वाली, लेकिन फिलहाल मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लें। बेटा आप मुझे बताएं कि ये F8 है। F8 आपको पता है F8 सेक्टर इस्लामाबाद का कितना लंबा और कितना चौड़ा है? बेटा 2 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। जितने भी सेक्टर्स हैं वो 4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के हैं। बेटा उनका सब सेक्टर 1 किलोमीटर स्क्वायर का, उनका वो F8 1 किलोमीटर स्क्वायर का, F8 2 जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर का। बहरहाल F8 पूरा 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। अगर F8 में गवर्नमेंट, अब आपको पता है ना F8 में एक एक 2-2 कनाल के प्लॉट हैं। F8 में बड़ी बड़ी कोठियां हैं। अगर फर्ज करें कि गवर्नमेंट कहती है कि हम 2-2 कनाल के प्लॉट नहीं देंगे, हम इसके बजाय F8 में 5-5 मरले के प्लॉट बना देते हैं, तो 5-5 मरले के प्लॉट, तो फिर प्लॉटों की तादाद क्या हो जाएगी? ज्यादा। जिस तरह आपको पता है कि F8 रिच लोगों की जगह है, और G9 क्या है? G9 थोड़ी सी इधर करके, लेकिन चले मैं इधर बना दे, थोड़ा इधर करके G9 यहां करके आता है। G9 में प्लॉट साइज क्या है बेटा? छोटा है। तो G9 में प्लॉटों की तादाद क्या है? ज्यादा है। G9 की पॉपुलेशन F8 की पॉपुलेशन से क्या है? ज्यादा है। G सेक्टर में ज्यादा लोग रहते हैं और F सेक्टर में कम लोग रहते हैं। इसी तरह से फर्ज करें ये कोई बल्ब 100 वॉट का, और ये कोई और बल्ब है, ये भी 100 वॉट का है। ये रेड लाइट एमिट करता है, ये ब्लू लाइट एमिट करता है। ब्लू लाइट की फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, रेड लाइट के फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है।
ब्लू लाइट के फोटॉन्स एनर्जी का बड़ा पैकेट है, रेड लाइट के फोटॉन्स एनर्जी का छोटा पैकेट है। तो गोया वही 100 फोटॉन जब एनर्जी के बड़े पैकेट्स में तकसीम होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे। पता चला कि 100 वॉट का ब्लू बल्ब कम फोटॉन्स एमिट करेगा और 100 वॉट का रेड लाइट का बल्ब ज्यादा फोटॉन्स एमिट करेगा, क्योंकि वो एनर्जी के छोटे पैकेट से एमिट कर रहा है। बेटा तमामी ठीक है ये बात, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वांट योर फुल अटेंशन। अब बेटा पेपर में कैम्ब्रिज में ये क्वेश्चन बड़ी दफा आया कि व्हाट विल हैपन टू द फोटो करंट, व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स if keeping frequency constant, sorry, if keeping intensity constant, we increase the frequency। अब देखें इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब है टोटल एनर्जी कांस्टेंट। जब वो कहते हैं कि हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले फोटोन अगर इस तरह थे तो अब वही फोटोन जो है बड़े बड़े हो गए। जब बड़े साइज के फोटॉन होंगे तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड क्या होंगे, कम। जब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो फोटो करंट क्या होगा, कम होगा। हाउएवर उन इलेक्ट्रॉनों को की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। मैं अपनी गुफ्तगू को, अपने इस लेक्चर को यहीं रोकता हूं। जी 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 नहीं, वो था जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, और उसमें फिर मैंने वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को कांस्टेंट कर दिया वो इस तरह, क्योंकि कैम्ब्रिज ने क्वेश्चन दो तरीके से पूछा। एक में उसने कहा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, और कैम्ब्रिज ने यही क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। हाँ, फिर उसमें कम। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की, अच्छे नुक्ता उठाया। ठीक है जी, यहाँ पर रिकॉर्ड